मूवी की शुरुआत में हम एक कॉस्मिक इवेंट को देखते हैं, जिसे देख विश्व भर के एक्सपर्ट्स और एस्ट्रोनॉमर्स इस इवेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इसे कॉस्मिक इवेंट कहने लगते हैं और वही इंजीनियर समझने लगते हैं कि ये सब धरती के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। दुनिया भर के रिलीजियस प्रीचर्स को ये लग रहा था कि अब दुनिया का अंत आ चुका है, मगर इस कॉस्मिक इवेंट का आम लोगों पर और इस दुनिया पर कोई असर नहीं होता सिवाय चींटियों के। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस कॉस्मिक इवेंट की वजह से एंट्स विकसित हो रहे हैं, जिनमें अब इंसानों जितनी समझने की क्षमता आ गई है। इस एवोल्यूशन की वजह से सब चींटियां एक हाइव माइंड की तरह काम करने लगे। मतलब सभी चींटियों के माइंड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो अब अलग अलग कामों को एक साथ कर सकते हैं। आगे मूवी में हम हब्स नाम के एक बायोलॉजिस्ट को देखते हैं, जिसने सबसे पहले इन चींटियों के एवोल्यूशन के बारे में पता लगाया था। हब्स को पता चलता है कि एरिज़ोना रेगिस्तान में वहां की चींटियां एक जगह इकट्ठा हो रही है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। अब 1 साल बाद दुनिया भर के सभी लोग इस कॉस्मिक इवेंट को भूलकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, मगर हब्स अभी भी अपनी नजर एंट्स पर जमाए हुए था। वो अपनी रिसर्च सीक्रेट ही रखता है ताकि उसे पता चले कि एंट्स इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं। आगे हब्स की मुलाकात जेम्स लेस्को नाम के एक इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट से होती है। वही दूसरी तरफ हमें एक लाल पेट वाली चींटी को दिखाया जाता है, जो अपने सभी एंट्स पर नजर जमाए हुए थी। इन सभी एंट्स ने खुद की एक कॉलोनी बना रखी थी, जिसे ये लाल पेट वाली चींटी कंट्रोल कर रही थी। अब ये लाल पेट वाली चींटी उस कॉलोनी के क्वीन एंट से मिलती है और सभी चींटियों पर नजर रखने लगती है, ये देखने के लिए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। आगे ये लाल पेट वाली चींटी क्वीन एंट से कुछ बात करके बाहर अपना मिशन कंप्लीट करने चली जाती है। वही एरिज़ोना डेजर्ट की चींटियां वहां के रेगिस्तान में कुछ बनाने लगते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अगले सीन में हब्स और जेम्स एरिज़ोना डेजर्ट के एक छोटे से टाउन में रुकते हैं, जहां हब्स अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। हब्स को पता चलता है कि विश्व भर में बाकी क्रिएचर्स जैसे स्पाइडर्स, बीटल्स और मैंटिसेस धीरे धीरे मर रहे हैं। दरअसल स्पाइडर्स, बीटल्स और मैंटिस चींटियों को खाते थे, मगर इन क्रिएचर्स के मरने की वजह से चींटियों की तादाद तेजी से बढ़ रही थी। अब आगे हब्स प्लान बनाता है कि उन्हें कैसे भी करके इन चींटियों को बढ़ने से रोकना होगा, वरना इंसानों की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो आगे वहां का एक एक्सपेरिमेंट स्टेशन खरीद लेता है, जहां पर कई सारे एडवांस मशीन्स और इक्विपमेंट्स थे। आगे जेम्स और हब्स नोटिस करते हैं कि वहां का टाउन पूरी तरह खाली है, ना ही वहां कोई इंसान है और ना कोई जानवर। थोड़ी दूरी पर उन्हें 7 अजीब तरह के परफेक्टली डिजाइन किए हुए टावर्स दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ अजीब से क्रैक्स थे। ये टावर्स दरअसल यहाँ के ही चींटियों ने बनाया था। वही पास के खेत में उन्हें एक मरी हुई बकरी दिखाई देती है, जिसे चींटियों ने मार दिया था। उस गांव में उन दोनों को एक फार्मर दिखाई देता है, जिसका नाम मिस्टर एल्ड्रिच था। एल्ड्रिच उन्हें एक फायर डिफेंस सिस्टम दिखाता है, जिससे चींटियां उनके घर में नहीं आ पाएंगे। आगे एल्ड्रिच जेम्स और हब्स को अपनी वाइफ मिल्ड्रेड और अपनी पोती केंड्रा से मिलवाता है, जो वहीं पर उसके साथ रहते थे। एल्ड्रिच कहने लगता है कि यहाँ के लोगों को लग रहा था कि चींटियों से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, चाहे वो कितने भी क्यों ना हो। मगर जब चींटियों ने खेती बाड़ी तबाह करना शुरू कर दिया, तो सभी लोगों को बहुत नुकसान हुआ और वो लोग इस टाउन को छोड़कर चले गए। अब हब्स एल्ड्रिच से उन 7 टावर्स के बारे में पूछता है, मगर एल्ड्रिच को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ से आए और उसे किसने बनाया। अब हब्स ने वहां के सभी चीजों पर अच्छे से रिसर्च कर ली थी, इसलिए वो एल्ड्रिच को ये गांव छोड़कर चले जाने की सलाह देता है। आगे जेम्स और हब्स अपने एक्सपेरिमेंट स्टेशन को रेडी कर लेते हैं और चींटियों पर अपनी एडवांस मशीन्स और टेक्नोलॉजी से नजर रखने लगते हैं। अगले दिन हब्स को उनके सीनियर से कॉल आता है, जो उसे उसके स्टडीज और रिसर्च के बारे में पूछ रहे थे। हब्स अपने सीनियर से कहता है कि उसकी रिसर्च जारी है और उसे यह सब करने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा। ये सुन उसके सीनियर्स हब को अपनी रिसर्च जल्दी जल्दी कंप्लीट करने को बोलते हैं। आगे हब्स उन टावर्स के पास जाता है और एक गन से उन टावर्स को उड़ाने लगता है। वही जेम्स स्टेशन पर बैठकर उन टावर्स को मॉनिटर कर रहा होता है। रात के समय एल्ड्रिच के घर पर चींटियां हमला कर देते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि चींटियों ने एल्ड्रिच के घोड़े पर अटैक कर दिया है। जब एल्ड्रिच बाहर जाकर देखता है तो उसे अपना घोड़ा दर्द से चिल्लाते हुए नजर आता है। अपने घोड़े को तकलीफ में देख उसे इस दर्द से आजाद कराने के लिए वो अपने घोड़े को गोली मार देता है। अब एल्ड्रिच को पता चलता है कि सभी चींटियां घर को नीचे से खोखला कर रहे हैं, जिससे घर कुछ ही समय में गिर जाएगा। एल्ड्रिच के पास और कोई चारा ना होने के कारण
वो अपने फैमिली को लेकर ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाता है। ट्रक से जाते समय मिल्ड्रेड को एल्ड्रिच के बालों में चींटियां दिखाई देती है। ये देख वो उन चींटियों को मारने जाकर एल्ड्रिच को भी मार देती है, जिससे उनकी ट्रक क्रैश हो जाती है। एल्ड्रिच और उसकी फैमिली हब्स के रिसर्च स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो कुछ ही कदमों की दूरी पर था। इसलिए ये लोग पैदल ही रिसर्च स्टेशन की ओर बढ़ने लगते हैं। वही रिसर्च स्टेशन पर जेम्स चींटियों पर नजर जमाए हुए था। वो अपने डिजिटाइजर मशीन से एंट्स के सिग्नल को एक टेप पर रिकॉर्ड करने लगता है, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि एंट्स एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं। मगर तभी अचानक उनके रिसर्च स्टेशन की पावर चली जाती है। हब सोचने लगता है कि एंट्स शायद उनके पावर सप्लाई जनरेटर में घुस गए होंगे। वो जेम्स से कहता है कि उनके पास बैकअप है और तब तक वो इस बैकअप पावर सप्लाई से रिसर्च स्टेशन को ऑन कर सकते हैं। जब रिसर्च स्टेशन में पावर सप्लाई वापस आ जाती है तो हब्स स्टेशन के बाहर एक येलो लिक्विड छोड़ देता है, जिससे वहां पर आए सभी एंट्स मर जाएंगे। मगर हब्स को यह पता नहीं होता कि बाहर एल्ड्रिच और उसकी फैमिली मदद के लिए आई हुई है। इस येलो केमिकल में भीगने से एल्ड्रिच और मिल्ड्रेड धीरे धीरे अपना दम तोड़ देते हैं। अगली सुबह जेम्स और हब्स सेफ्टी सूट्स और गियर्स वगैरह पहनकर बाहर चेक करने जाते हैं। बाहर जाने पर वो लोग देखते हैं कि इस येलो लिक्विड से चींटियों के साथ साथ एल्ड्रिच और मिल्ड्रेड भी मारे गए। आगे हब्स एल्ड्रिच के ट्रक को देखने लगता है। उसे पता चलता है कि एंट्स ने मिलकर गाड़ी के जनरेटर को उड़ा दिया, जिसमें वो एंट्स भी मारे गए। एल्ड्रिच और मिल्ड्रेड को देख जेम्स अपने आप को और हब्स को इसका जिम्मेदार ठहराता है। मगर जेम्स के इन सेंसिटिव बातों पर हब्स उतना ध्यान नहीं देता। अब जेम्स उन डेड बॉडी से एंट्स निकालने लगता है ताकि वो उन्हें अपने रिसर्च स्टेशन में स्टडी कर सके। तभी केंट्रा वहां के एक सेल्लार डोर से बाहर आती है, जो किसी तरह एंट से बचकर वहां छुप गई थी। मगर रात भर सेल्लार में रहने से वो बेहोश हो जाती है। अब हब्स और जेम्स केंट्रा को लेकर रिसर्च स्टेशन जाते हैं और खुद को डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। लैब में पहुंचने के बाद हब्स उन चींटियों को बाहर निकालता है, जिसे उसने बाहर पकड़ा था। इन एंट्स में वो लाल पेट वाली एंट भी होती है, जो एक सीक्रेट मिशन पर थी। उन एंट्स पर थोड़ी रिसर्च करने के बाद हब्स जेम्स को बताने लगता है कि एंट्स कॉस्मिक इवेंट की वजह से बहुत इवॉल्व हो चुके हैं और हर एंट खुद को दिया हुआ टास्क कंप्लीट कर रही है। मतलब वो अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए खुद को भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं और इनका ये एवोल्यूशन इस कॉस्मिक इवेंट की वजह से हुआ है। आगे हब्स एंट्स पर कुछ टेस्ट करता है और वही जेम्स केंट्रा की बात को लेकर परेशान था, क्योंकि वो लोग केंट्रा को यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रख सकते थे। ये सुन हब्स कहने लगता है कि उन्हें केंट्रा पर कम और अपने मिशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जेम्स कहता है कि उन्हें एल्ड्रिच के मौत के बारे में उनके सीनियर्स को बता देना चाहिए, जिस पर हब्स कहता है कि ऐसा करने से सीनियर्स उनके इस रिसर्च को शट डाउन कर देंगे, इसलिए उन्हें तब तक केंट्रा को यहाँ पर ही रखना होगा जब तक उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। कुछ देर बाद केंट्रा उनके रूम में आती है और जेम्स उसे चींटियां दिखाने लगता है। मगर चींटियों को देखने से उसे उसके अपने दादा दादी की याद आती है कि कैसे इन एंट्स की वजह से वो दोनों मारे गए। इसलिए वो गुस्से में आकर उस गिलास को तोड़ देती है जिसमें वो एंट्स थे। ग्लास से बाहर आते ही वो एंट्स हब्स को काट लेते हैं। ये देख जेम्स केंट्रा को संभालता है और उसे दूसरे रूम में ले जाता है। वही डेजर्ट पर हम एक चींटी को देखते हैं जो उसी येलो लिक्विड के टुकड़ों को उनके क्वीन के पास ले जाती है। इस येलो लिक्विड को वो क्वीन खा लेती है और अंडे देने लगती है ताकि आने वाले एंट्स पर इस केमिकल का कोई असर ना हो। वही स्टेशन पर हब्स को उसके सीनियर से कॉल आता है। वो पूछने लगते हैं कि क्या उन्हें पासी के टाउन के एल्ड्रिच फैमिली वाले कहीं दिखाई दिए, जिस पर हब्स कहता है कि नहीं, वो लोग उनके पास नहीं आए। आगे जेम्स उन एंट्स के मैसेजेस को डिजिटाइजर के जरिए रिकॉर्ड करने लगता है ताकि उन्हें पता चले कि ये एंट्स आखिर करना क्या चाहते हैं और उनका प्लान क्या है। जब जेम्स हब्स के हाथ को देखता है तो उसके हाथ की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि उसे उन चींटियों ने काट लिया था। अगले दिन केंट्रा जब अपनी नींद से उठती है तो उसके सामने जेम्स बैठा हुआ होता है, क्योंकि जेम्स नहीं चाहता था कि वो गुस्से में आकर यहाँ की सारी चीजों को तोड़ फोड़ दे। ये देख केंट्रा शर्मिंदा हो जाती है और जेम्स से माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसकी वजह से ही हब्स को उन चींटियों ने काट लिया था। बदले में जेम्स कहता है कि उसने जो किया वो नेचुरल था, अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी यही करता। जेम्स केंट्रा से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही उसे एक दूसरे लोकेशन पर ले जाएगा। केंट्रा जेम्स से पूछती है कि क्या उसके ग्रैंड पेरेंट्स के बचने की कोई उम्मीद है, जिस पर जेम्स कहता है कि नहीं, वो दोनों तो कब का मर गए। कुछ देर बाद हब्स जेम्स को बाहर देखने को बोलता है।
क्योंकि बाहर चींटियों ने एक रिफ्लेक्टर माउंट को बनाया था, जिससे बाहर की सनलाइट उनके रिसर्च स्टेशन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी और उनके स्टेशन के अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। देखते ही देखते उनके स्टेशन के अंदर टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ जाता है। अब हब्स जेम्स को वो पीले चींटियां दिखाता है और ये चींटियां उनके येलो केमिकल से इम्यून थे, मतलब येलो केमिकल के लिक्विड का उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जेम्स हब्स से कहता है कि वो यहाँ चींटियों के साथ बगावत करने नहीं आया, इसलिए वो इस एक्सपेरिमेंट से पीछे हट रहा है। वो आगे जेम्स से पूछता है कि उसे और केंड्रा को पिक करने यहाँ पर हेलीकॉप्टर कब तक आने वाला है। यह सुन हब्स जेम्स से रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ से ना जाए, क्योंकि ऐसी चीजें लाइफ में पहली बार होती है और उन्हें एंड्स पर अपनी रिसर्च जारी रखनी चाहिए। अब जेम्स को रियलाइज होता है कि हब्स ने कभी अपने बेस पर अपने सीनियर्स को कांटेक्ट नहीं किया और वो तब से उन्हें झूठ बोलता आ रहा है ताकि जेम्स यहीं पर रहे और उनका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए। जब जेम्स बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो कंट्रोल पैनल में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब एंड्स ने उनके रिसर्च स्टेशन पर हमला बोल दिया। वही हब्स स्टेशन के अंदर बढ़ रहे तापमान को देख वो अंदर लगे एयर कंडीशनिंग को ऑन कर देता है। तभी हब्स को एयर कंडीशनिंग के अंदर एक चींटी की आवाज सुनाई देती है। उस चींटी को मारने के लिए हब्स उस एयर कंडीशनिंग चेंबर में मैंटिस कीड़ा रख देता है ताकि मैंटिस उस एंड को मारकर खा ले। वही जेम्स केंड्रा को एक स्टैटिक नॉइज सुनाता है जो सभी क्रिएचर्स के साउंड्स को मिलाने पर बनता था। जब जेम्स इस साउंड को बाहर उन चींटियों की तरफ प्रोजेक्ट करता है तो चींटियों का रिफ्लेक्टिव माउंड टूटकर बिखरने लगता है और माउंड के अंदर चींटियां इस आवाज को सुनकर बौखला जाते हैं। वही एयर कंडीशनिंग के अंदर वो मैंटिस उस चींटी को तो खा लेती है, मगर तभी वही लाल पेट वाली चींटी आकर मैंटिस को सर्किट बोर्ड के अंदर खींचती है, जिससे मैंटिस मर जाता है और एयर कंडीशनिंग चेंबर में आग लग जाती है। ये देख जेम्स और केंड्रा आग को रोकने के लिए वहां लगे स्प्रिंकलर सिस्टम को ऑन कर देते हैं, जिससे वहां पानी गिरने लगता है और आग बुझ जाती है। आगे जेम्स हब्स से पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि एंड्स को उनके हर प्लान और हर मूवमेंट के बारे में पता है। वही दूसरी तरफ वर्कर एंड्स येलो एंड्स के बॉडीज को कलेक्ट करके एक लाइन में इकट्ठा करने लगते हैं, जैसे वो उन मरे हुए चींटियों को श्रद्धांजलि दे रहे हो। अब रात हो जाती है और ठंड की वजह से उनके स्टेशन का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है। हब्स जेम्स से कहता है कि रात के समय वो अपने मशीन्स और इक्विपमेंट्स को कुछ देर के लिए चला सकते हैं। आगे जेम्स अपने मशीन को ऑन वगैरह करके एंड्स को वापस मैसेज भेजता है। तभी उन्हें एंड से एक सिग्नल मिलता है जो एक पैरेललोग्राम शेप था। यह देख हब्स कहता है कि एंड्स मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो एंड्स अब इतने एवॉल्व हो चुके हैं कि उन्हें यूनिवर्स की सबसे पुरानी भाषा मैथमेटिक्स समझ में आ रही है। वही केंड्रा जब सो रही होती है तो एक लाल पेट वाली चींटी आकर केंड्रा को उठाती है। केंड्रा उस लाल पेट वाली चींटी को वहां से चले जाने को बोलती है। अगली सुबह हम हब्स को देखते हैं, जिसकी तबीयत अब काफी बिगड़ चुकी थी। वो जब स्टेशन रूम में मशीन चेक करने जाता है तो उसे वही लाल पेट वाली चींटी दिखाई देती है। इसे देख हब्स वहां की सारी चीजें उथल पुथल करने लगता है। ये देख जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर हब्स उसकी एक भी नहीं सुनता। हब्स आगे अपने हाथों से ही उस लाल चींटी को मार देता है। अब हब्स के इस हालत को देख केंड्रा खुद को ही दोष देने लगती है। रात के समय हब्स आकर जेम्स से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि उसने उसे झूठ बोलकर रिसर्च स्टेशन पर रोक कर रखा। ये सुन जेम्स हब्स से कहने लगता है कि तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम जाकर थोड़ा आराम करो। हब्स सब समझ जाता है कि अगर उन्हें इन चींटियों को खत्म करना है तो उन्हें उनके क्वीन एंट को मारना होगा, मगर जेम्स एंट से जंग नहीं छेड़ना चाहता था। इसलिए वो ये उम्मीद लगाए बैठता है कि एंट्स उन्हें माफ करके यहाँ से जाने देंगे। जैसे ही एंट्स उन्हें वापस मैसेज भेजते हैं, हब्स उन एंट्स के क्वीन की लोकेशन पता कर लेता है। वही जेम्स एंट के मैसेजेस को डिकोड करने में लग जाता है। डिकोड करने पर उसे पता चलता है कि वो लोग एंट्स पर टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि एंट्स उन पर एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, जहां पर हब्स, जेम्स और केंड्रा उनके टेस्ट सब्जेक्ट्स है। उस डिकोड हुए मैसेज में एक सर्कल होता है जिसके अंदर एक डॉट था, मतलब एंट्स को उन तीनों में से कोई एक चाहिए। केंड्रा ये सुन उस लम्हे को याद करती है जब उसने लैब में उन चींटियों का ग्लास तोड़ दिया था। वो कहती है कि शायद एंट्स को वो चाहिए, मगर हब्स कहता है कि यह सब सोचने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बल्कि उन्हें अब क्वीन एंट की लोकेशन मिल चुकी है और वो अब उन एंट्स का खात्मा कर सकते हैं। जब हब्स और जेम्स काम में बिजी होते हैं तो केंड्रा चुपके से बाहर जाकर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है,
ताकि हब्स और जेम्स बच जाए। अब हब्स की हालत खराब होने के कारण वो एंट्स के क्वीन को मार नहीं पाता, इसलिए वो ये काम जेम्स को सौंप देता है। जब जेम्स एंट्स को एक आखिरी मैसेज भेज रहा होता है तो उसे उस रूम में केंड्रा का एक नोट मिलता है, जिसमें केंड्रा ने लिखा था कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों आजाद हो और यहाँ से जा सकते हो। ये सुन हब्स बिना कोई प्रोटेक्शन के बाहर चले जाता है। हब्स को बाहर जाता देख जेम्स उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर हब्स उसकी एक नहीं सुनता। आगे बढ़ते हुए जब हब्स एंट के माउंट तक पहुंच जाता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है और चींटियां उसे काटकर मार देते हैं। ये देख जेम्स प्रोटेक्टिव सूट वगैरह पहनकर अपने साथ एक ब्लू केमिकल स्प्रे करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। वो आगे उन टावर्स के पास पहुंचता है जहां पर वो क्वीन एंट थी। जब जेम्स उस टावर तक पहुंचता है तो एंट्स उस पर अटैक करके उसके प्रोटेक्टिव सूट को डैमेज कर देते हैं। अब जेम्स अपना प्रोटेक्टिव सूट निकाल देता है और उस टावर के नीचे वाले भाग में घुस जाता है। अंदर वो देखता है कि केंड्रा अभी जिंदा है। तभी जेम्स को रियलाइज होता है कि एंट्स को हब्स नहीं बल्कि केंड्रा और जेम्स दोनों चाहिए थे। आगे केंड्रा अपनी बाहें खोलती है और जेम्स को अपने पास बुलाती है। जेम्स समझ जाता है कि एंट्स ने केंड्रा को चेंज कर दिया है और वो दोनों अब इसी कॉलोनी के सदस्य है। मूवी के आखिरी सीन में जेम्स और केंड्रा उसी कॉलोनी में ठहर जाते हैं, जिस पर एंट्स अब अपने एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।